Eddy current, and eddy current gives you the torque which opposes the motion. That's why we are having the speed term in case of your damping. ये बात समझ में आ गई है? नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब हमारी मूविंग कॉइल जो है, जो मूविंग कॉइल है वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, तब अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या है? जब फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फ्लक्स होना चाहिए और कंडक्टर होना चाहिए और उनमें रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो E इक्वल्स टू, क्योंकि अगर आपने देखा हो दो ही तरीके के हमारे पास, E इक्वल्स टू n d∅ by dt, एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड होता है और एक होता है E इक्वल्स टू BBL sin थीटा, दैट इज मोशनल EMF और डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। तो EMF प्रोड्यूस होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन क्या चाहिए? एक तो कंडक्टर चाहिए, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और दोनों में क्या चाहिए? रिलेटिव मोशन। अब वो रिलेटिव मोशन कौन प्रोवाइड करा दे? या तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा दे या कंडक्टर। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा रही है तो उसको बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर कंडक्टर प्रोवाइड करा रहा है यानी कि कंडक्टर मूव कर रहा है तो बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दोनों हैं तो स्टैटिकली एज वेल एज डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ऐसा सिर्फ होता है हमारी इंडक्शन मशीन में। ठीक है, यहां तक। अगर हम बात करें फिर से, जो मैं इसको डैम्पिंग कैसे इंड्यूस होती है ऐसे बताना चाह रहा था आपको। हमारी जो मूविंग कॉइल है वो मूव कर रही है परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड में। क्लियर है? तो मोशन तो है। अब जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कट बाई द परमानेंट जो आपकी मूविंग कॉइल है, वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, और जो मूविंग कॉइल है उसमें क्या क्या चीज? एल्युमिनियम फॉर्मर है, कॉइल है और कोर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या है, आपका जो मूविंग सिस्टम है वो एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड की परमानेंट मैग्नेटिक जो है उसकी फील्ड में क्या कर रहा है? घूम रहा है। जब ये घूम रहा है तब इस जो कंडक्टर है या जो मूविंग सिस्टम है दैट इज कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कटिंग फिनोमेना की वजह से जो सिलेंड्रिकल कोर है उसमें स्मॉल अमाउंट के ईएमएफ इंड्यूस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपकी सिलेंड्रिकल कोर है, मैग्नेटिक कोर जो है वो सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए थी, बट इट इज शोइंग द एक्स्ट्रा अनदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब होगा क्या? जब हमारी जो सिलेंड्रिकल कोर है इसमें अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ छोटे छोटे इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू E इज प्रोपोर्शनल टू d∅ by dt से। क्लियर है? तब होगा क्या? जो कोर है, सिलेंड्रिकल कोर है, उसमें छोटे छोटे से इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो जाएंगे, और जो कोर है दैट इज क्लोज सर्किट होने की वजह से क्या करंट फ्लो करेगी? क्योंकि क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो करती है। नाउ दीज क्लोज सर्किट और सर्कुलेटिंग करंट आर नोन एज एडी करंट। फर्स्ट थिंग, सो जो एडी करंट डैम्पिंग है वो किसमें होती है? पूरे एल्युमिनियम फॉर्मर में प्रोड्यूस होती है। अब क्या होगा? जब ये करंट क्रिएट हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी, देन करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस है फोर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो क्या करेगा? फोर्स प्रोड्यूस करेगा, और फोर्स होगा तो उसमें टॉर्क भी होगा। तो जो एडी करंट के द्वारा जो टॉर्क डेवलप किया जाता है या जो फोर्स डेवलप किया जाता है दैट इज अपोजिट टू मोशन। So the force provided by the damping force is opposite to the motion. Clear है? According to Lange law. Hopefully ये बात सब समझ में आ गई होगी अब आप लोगों को। तो मैंने यहाँ बताया कि डैम्पिंग करंट जो डैम्पिंग है, एडी करंट डैम्पिंग जो है हमारे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में कैसे होती है और किस टाइप की डैम्पिंग हर इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है, उसका भी मैंने आपको एक चार्ट दे दिया है। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी अब आपके। ठीक है, नाउ सो वी हैव जस्ट डिस्कस योर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड योर डैम्पिंग टॉर्क, योर टीसी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज जस्ट व्हाट इज GI, okay, now this is just K, that's it is whatever the constant GI, and your controlling torque is just K theta, and your damping torque is what? D, where D is your damping constant. ठीक है यहाँ तक। So we have discussed all these three torque, working, construction. Now the last part of this
PMMC instrument is what? Advantage of the परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं अपने एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं और एप्लीकेशन क्या होगी। ठीक है, यहां तक नाउ स्टार्ट करते हैं अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ योर PMMC इंस्ट्रूमेंट। लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेज, एप्लीकेशन एंड ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल सी द एडवांटेज ऑफ दिस, एडवांटेज ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। And if you see, the name is magnet is permanent and the coil is moving. That's why this name is permanent magnet moving coil instrument. Now, first advantage of this thing. The first advantage of the PMMC instrument is, the first advantage is scale. The scale of PMMC instrument is linear. Instrument is linear. ठीक है, यहां तक जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है उनके स्केल कैसे है, लीनियर है। अभी क्यों है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें PMMC इंस्ट्रूमेंट जब भी अगर आपने लैब में यूज करा हो अपने, तो उसका स्केल कुछ इस तरीके से होता है, लाइक दैट। सपोज इट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एम्पियर का कोई मीटर है या वोल्ट मीटर है, तो उसके जो डिवीजन है वो इक्वल होंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ योर लीनियर स्केल। ठीक है, यहां तक। नाउ व्हाई योर स्केल इज लीनियर? नाउ इफ यू सी TD is equals to GI, or just we can say NBLT I, okay, and your TC is K theta. So when you see K theta is equals to NBLDI, so your theta is directly proportional. So the deflection of the instrument is directly proportional to the quantity under measurement. Now ऐसे जितने इंस्ट्रूमेंट जिनका डिफ्लेक्शन जो है क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उनके स्केल कैसे होंगे, लीनियर होंगे। अब लीनियर स्केल का मतलब क्या है? सपोज अगर 1 सेंटीमीटर जो है आपको 1 मिली एम्पियर दे रहा है, तो 2 सेंटीमीटर कितना देगा? 2 मिली एम्पियर ना। ठीक है, तो इससे होगा क्या, अगर आपका स्केल लीनियर है तो आप रीडिंग इजीली लोगे। क्या लोगे? तो अगर इसका भी एडवांटेज देखें, रीडिंग कैन बी इजीली टेकन। ठीक है, अब सोचो अगर आपकी 3 एम्पियर कोई रीडिंग है और आप इसका स्केल प्रॉपर नहीं है, नॉन लीनियर स्केल है, और आपने 2 पॉइंट ले लिया, तो क्या होगी? तो क्या हो जाएगा इसकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। सो एक्यूरेसी इज इंप्रूव्ड। And what is the accuracy? The definition of accuracy, it is the conformity to the true value or closeness to the true value. जितना आप ट्रू वैल्यू के करीब नाप लेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट से, आप उतने ही ज्यादा एक्यूरेट हैं, और या कह सकते हैं जितनी ज्यादा एरर कम है, रिलेटिव एरर जितनी कम है, उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है। ये बात क्लियर हो गई। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्केल लीनियर। नाउ सेकेंड पॉइंट, एडवांटेज ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट में। अगर हम सेकंड एडवांटेज की बात करें तो हमारा जो सेकंड एडवांटेज है, PMMC इंस्ट्रूमेंट हैज हाई टॉर्क वेट रेशियो। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, देखते हैं। नाउ अगर हम टॉर्क वेट रेशियो निकाल के देखें तो देख लेते हैं एक बार क्या मीनिंग है। टॉर्क अपॉन वेट रेशियो। ठीक है, तो टॉर्क जो है वो आई के प्रोपोर्शनल है, या कह सकते हैं बी के प्रोपोर्शनल है,
और जो वेट जो है वो लो है। वो कैसे है लो? नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग हाई टॉर्क वेट रेशियो। सिंस torque is directly proportional to the magnetic field that is provided by the permanent magnetic field, and it is highest among all the instrument, so its torque is high. So it is this ratio. Suppose this ratio is x, then it is high. Now your moving coil, your moving system is lighter because you are using aluminum as a former, rectangular former, so weight is less, so it is more high na. So PMC instrument has high torque weight ratio. Now what is the advantage of high torque weight ratio? The advantage of high torque weight ratio is that it has less friction error. It has less friction error. So the second advantage meaning is less friction error. ठीक है यहाँ तक? So अब तक हमने कितने एडवांटेज देख लिए? 2 एडवांटेज देखे। अगर अगले एडवांटेज की बात करें तो देखते हैं क्या होता है। This instrument can be used as a meter, voltmeter और ammeter. ये इंस्ट्रूमेंट जो है हम तीनों तरीके से यूज कर सकते हैं। PMC instrument can be used as ammeter और voltmeter और ohmmeter. Okay. So this is the third advantage of this instrument, and the next advantage is what? Since this instrument is used on DC, okay, now if you see the iron losses is equals to hysteresis plus eddy current hai, but there is eddy current damping, so this is not zero. So but hysteresis losses, that is proportional to frequency square, so no hysteresis losses, Now when there is no hysteresis losses, the performance efficiency is high. So performance efficiency is high. ठीक है यहां तक? अगर हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो क्या हो सकता है? इट हैज लो पावर कंजम्पशन, ठीक है यहां तक? तो पावर कंजम्पशन की जो रेंज है वो 25 माइक्रोवाट से लेकर 200 माइक्रोवाट है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो यूज्ड इन एयरक्राफ्ट सिस्टम बिकॉज इट इज लाइट वेट एंड लो पावर consumption. So these are some advantage related to your PMC instrument. Now one more advantage we can see that we are having the cylindrical core in your moving system. Then that core is providing the extra advantage is that it reduces the effect of electromagnetic field. So low electromagnetic field due to cylindrical core. अभी electromagnetic field effect क्या होते हैं समझ लीजिए। सपोज आप लैब में काम कर रहे हैं अपने पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, और जिसमें आपको मैक्सिमम 10 to 15 करंट एम्पियर मेजर करनी है, बट नियर बाई में कोई एक ऐसा वायर चल रहा है जिसमें कोई करंट उससे भी ज्यादा है। सो अगर आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके चारों ओर क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब जो लैब में आप जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ काम कर रहे हैं उसकी ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अलग है, बट नियर बाई कंडक्टर में कोई करंट चल रही है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड या तो पैरेलल ही हो सकती है, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो सकती है, और पैरेलल में सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। सो जो नियर बाई में कंडक्टर में करंट चल रही है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट की मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकती है, तो हमारी रीडिंग हाई या लो हो सकती है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सो अगर हम सिलिंड्रिकल कोर यूज करेंगे देन इट इज यूज एज अ शील्डिंग इफ यू हर्ड इन एमएफटी this cylindrical core work as a shielding for electromagnetic field. So these are the some advantage
of your PMMC instrument. Now next we see the drawback of PMMC instrument. So advantage देख लिए, अब start करते हैं अपने drawback of the PMMC instrument. Now let's discuss the drawback of the PMMC instrument. So drawback देखते हैं क्या है. Drawback of PMMC instrument. ठीक है यहां तक. सबसे पहला जो ड्रॉबैक अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है PMMC इंस्ट्रूमेंट का वो है आपका इट इज पोलराइज्ड. इट इज पोलराइज्ड. इट इज पोलराइज्ड इंस्ट्रूमेंट. एंड पोलराइज्ड इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? polarities are marked, plus and minus are marked on that. Like if you take example of that, your PMMC instrument is like that. It is plus, it is minus, and wires are coming out. That's the meaning of polarized instrument. And polarized instrument is only used for DC. Only used for DC. Only for DC. So this is the drawback number one. And the next drawback of this instrument is more expensive. It is more expensive. It is most expensive among all instrument. इसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट हाई लगती है if you compare all the rating of the other instrument. Then the next drawback is aging effect. Aging effect. अगर aging effect की बात करें तो यहाँ aging effect दो तरीके से है. पहला तो जो है वो है परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में. एज टाइम पासेस अवे में द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट वीक. जो आपकी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है या जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउन हो जाएगी और आपने देखा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू बी. तो ये क्या होगा? डाउन हो जाएगा. आपका जो आंसर है वो लो आ सकता है या हाई आ सकता है, जो भी होगा. अब अगर आप बात करें दूसरे एजिंग इफेक्ट इट इज इन स्प्रिंग. So दूसरा जो एजिंग इफेक्ट का है वो स्प्रिंग. So these are the three drawback of the PMMC instrument. अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए एप्लीकेशन जो मैं बता रहा हूं, फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन नंबर 1. अगर मैं पहले एप्लीकेशन की बात करूं तो डीसी एप्लीकेशन में बात करूं, इट इज यूज्ड एज अमीटर एंड वोल्टमीटर. ठीक है. देन अगर मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करूं देन इट इज यूज्ड एज ओमीटर. देन द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑन एसी. अगर एसी में हम बात करें तो दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर बात करें, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर आपको पीएमसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कराना है देन यू टेक PMMC इंस्ट्रूमेंट विद रेक्टिफायर. ठीक है. अगर इसे रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में यूज कराना है तब इट इज यूज्ड विद हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट. So we have three application and fourth one also is in aircraft also. So we have covered the drawback. It is polarized and polarized का मीनिंग क्या है? इसमें polarity plus minus clearly मार्क हो चाहिए तो DC के लिए यूज कर सकते हैं. It is the most expensive that the cost among all the instrument is high. और एजिंग इफेक्ट देखें तो दो तरीके से एजिंग इफेक्ट है. बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट में जो है परमानेंट मैग्नेट नहीं होती है तो वहां ये परमानेंट मैग्नेट वाला एजिंग इफेक्ट नहीं होगा, बट यहाँ है. ठीक है. और अगर बात करें एप्लीकेशन की तो इसके एप्लीकेशन को मैंने कई तरीके से डिवाइड कर रखा है. पहला एप्लीकेशन जो है डीसी का. डीसी में ये अमीटर और वोल्टमीटर दोनों की तरह यूज कर सकते हैं. अगर इसे ओमीटर की तरह यूज करना है तो हम इसमें बैटरी लगाकर इसे ओमीटर की तरह यूज कर सकते हैं. क्योंकि कैसे यूज कर सकते हैं भाई ओमीटर की तरह, ये भी समझिए. हाँ, ओमीटर मींस रेजिस्टेंस मेजरमेंट में तो क्या करेंगे, हम एक बैटरी लगाएंगे. क्या करेंगे, इसमें बैटरी लगाएंगे डीसी बैटरी और उसके थ्रू क्या करेंगे, करंट नाप लेंगे. तो V बाई आई का रेशियो ले लेंगे हम. क्या करेंगे, V बाई आई का रेशियो ले लेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है. अगर एसी की बात करें तो अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में यूज करना है तो पीएमसी को अगर रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज करा लेंगे तो ये काम करने लगेगा. इसी को बोलते हैं पीएमसी ऑन एसी.
अगर अगली बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी में इट इज यूज विद हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, और लास्ट जो है एयरक्राफ्ट जो है उसमें भी हम इंस्ट्रूमेंट जो है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। ये सारे लिमिट एडवांटेज थे इसके और एप्लीकेशन। लास्ट बात अगर मैं और देखूं, अगर नोट पॉइंट की बात करूं इसमें, अगर पीएमसी इंस्ट्रूमेंट को मैं पावर फ्रीक्वेंसी 50 और 60 हर्ट्ज पे लगा दूं तो होगा क्या, 50 और 60 हर्ट्ज पर जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के अगर मैं टाइम पीरियड देखूं 20 मिली सेकेंड, तो 20 मिली सेकेंड में जो हमारा पॉइंटर, दिस पॉइंटर इज मूविंग like that, so it is not able to overcome inertia, it is not able to overcome inertia। तो अगर 50 और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर अगर इस पीएमसी इंस्ट्रूमेंट को लगा दिया जाएगा then your pointer will look like stationary, बट अगर पीएमसी इंस्ट्रूमेंट को 2 से 5 या 10 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को लगा दिया देखा जाएगा then your pointer will move like that, like that। So this is the note point about your PMC instrument, and we have covered the theoretical part and some numerical, some derivative part of the PMC instrument। Now in that हम देखेंगे PMC ammeter और voltmeter, और इससे जो most important topic है extension of the instrument। So अब स्टार्ट करते हैं अपना अमीटर एंड एज अमीटर और एज ए वोल्टमीटर और एक्सटेंशन, क्योंकि ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी ये भी चीजें कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कुछ भी थ्योरेटिकल पॉइंट पूछ लिया जाएगा, थ्योरेटिकल पॉइंट कुछ भी पूछा जाएगा तो आप उसे करने के लिए बिल्कुल फिट है। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अमीटर, पीएमसी इंस्ट्रूमेंट एज ए अमीटर और वोल्टमीटर। नाउ वी विल start the application of the PMC instrument as ammeter and voltmeter, और आपके सिलेबस में जो पहला एप्लीकेशन है इस PMC as an ammeter as an voltmeter। So let's see the PMC as ammeter and voltmeter। Now first we will see the ammeter and voltmeter। On the left hand side we see ammeter, and on the right hand side we see the voltmeter। पहले तो देखते हैं मीटर वोल्टमीटर क्या होते हैं। देखिए क्या होते हैं, सो एग्जांपल से समझते हैं क्या है मीटर और वोल्टमीटर। नाउ सपोज एक सर्किट है आपके पास 12 वोल्ट और 6 ओम का, ठीक है, 6 ओम का, और आपको यहां से करंट चाहिए। सो अगर हम मेजर करें देन दैट करंट इज 12 डिवाइड बाय 6, दैट इज व्हाट 2 एम्पियर, ठीक है, दैट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ करंट। नाउ अब इस करंट को अगर मेजर करना है देन वी विल यूज अमीटर, and ammeter is connected in series। So first point is that ammeter is connected in series to measure current in a circuit, ठीक है। किसी भी सर्किट में अगर आपको करंट मेजर करना है तो अमीटर को कैसे लगाएंगे, सीरीज में लगा देते हैं भाई, देखते हैं कैसे लगेगा। नाउ तो अगर हम बात करें, ये रहा हमारा 12 वोल्ट का सोर्स और ये लगा दिया हमने एक अमीटर, ठीक है, और ये रहा वो रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी थी 6 ओम। अभी ध्यान रखिएगा दो तरीके से हो सकता है, ये जो अमीटर है ये आइडियल हो तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है 0। अभी कैसे आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है, बट पहले देख लेते हैं। अगर ये अमीटर आइडियल है, कैसा है आइडियल, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 आएगा, और ये अगर प्रैक्टिकल है तो RM शुड बी लो, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल अमीटर होगा। अब देख लेते हैं ये क्या मतलब है भाई इसका, ठीक है। नाउ चेक करते हैं। नाउ अब अगर हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो I measured इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई RM प्लस 6 ओम। नाउ एरर इज व्हाट measured minus true, ये तो एरर होती है। सो 12 अपॉन 6 प्लस RM माइनस 12 अपॉन 6। अब अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आइडियल है तो एरर कैसी होनी चाहिए 0 फॉर आइडियल इंस्ट्रूमेंट। फॉर आइडियल इंस्ट्रूमेंट एरर शुड बी 0, एरर शुड बी 0, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, एरर शुड बी कैसे होनी चाहिए 0। अगर एरर 0 है तो रख दो भाई 0 रख देते हैं। अगर एरर को 0 रखेंगे, सॉरी,
अगर हम एरर को जो है 0 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 12 6 प्लस RM माइनस 12/6, चेक कर लीजिए 12/6 टू 12 प्लस 6 प्लस RM। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर होंगे जब ये RM क्या हो जाए 0। सो फॉर एन आइडियल अमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी 0। क्लियर है बात। अब अगर हम इसको कुछ वैल्यू ले लें, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग 0.5 एम्पियर, sorry, if you take RM is 0.5 ohm, then आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है देखिए क्या आएगी। मेजर्ड वैल्यू की अगर बात करें 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 6.5, तो इट इज 120 डिवाइड बाई 65। और अगर हम इसे काट लें 5 से, देखिए 1 3 टाइम्स एंड 2 4, ठीक है। यहाँ तो अगर इसको देखें 13 डिवाइड बाई 24, तो 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 1 टाइम जाएगा, और 4 में से 3 गया 1, और फिर कितना आ गया हमारा, 1 पॉइंट लगाएंगे और ये कितना आएगा 0, और 13 पंजे 65, 13 अच्छा करता 13 सत्ते 98, तो 6 टाइम्स आई थिंक इट इज। अगर हम देखें 13 की टेबल पढ़ के देखें, 8 3 24 और 2 कैरी, तो 8 के 8 और 2 10, 104, तो 104, और अगर देखें तो 6, तो ये हो गया 1.8। अगर फिर से एक बार और देख लेते हैं तो 4, so it is 1.84 ampere. Now the true value of the current is what? True value is 2 ampere. Now if you are having 0.5 ohm of the internal resistance of the ammeter, then current is 1.84. So there is an error. So अगर हम बात करें, एक आइडियल अमीटर है, अगर बात करें एक अमीटर है, अगर इसको करंट को मेजर करने के लिए लगाना है तो इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ सेकंड बात अगर हम करें, एक आइडियल जो अमीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। अगर ये प्रैक्टिकल है, देन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी लो टू हैव मिनिमम एरर और बेटर एक्यूरेसी, बिकॉज एक्यूरेसी इज व्हाट, एक्यूरेसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एरर, इफ यू सी into 100, agree? So to have better result, to have better low loading effect, low error and high accuracy, your internal resistance should be very very low for your practical purposes. Okay, now let's see about the voltmeter. Check कर लेते हैं voltmeter क्या होगा. So this is just basic theory about the ammeter, and then we will use extension of the ammeter also. Okay, so let's see the voltmeter now. अगर हम बात करें, ये 12 वोल्ट का सर्किट है जो अभी हमने लिया था, और ये 6 ओम का। तो अगर अभी देखें हमने करंट कितनी निकाली थी, करंट तो 2 एम्पियर निकाली थी। अगर ओम लॉ लगा के देख लें तो ये वोल्टेज जो होगा 6 ×